नमस्ते, मैं प्रभाकर चौरसिया। आज मैं बातें करने वाला हूं मधेश आंदोलन के बारे में। क्या मधेश आंदोलन जिस सोच से किया गया था, क्या वो मांग पूरा हो सका? क्या ये नेता लोग जो वादा किए थे कि हम जाकर के संसद भवन में उस चीज का आवाज उठाएंगे, हम अपने मधेश की मांग को पूरा कराएंगे, क्या वो लोग करा पाए? क्या वो लोग अपने जो संकल्प किए थे उसे पूरा करने में समर्थ रहे? बहुत से पहाड़ी लोग जो लगाते हैं आरोप कि वो भारतीय नाकाबंदी था, कि भारत ने नाकाबंदी किया था नेपाल पर, क्या वो सच है या नहीं, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। और क्या है इसके षड्यंत्र जो नेपाल में हमेशा अशांतिमय माहौल बना रहता है। इतना सुंदर शांत विशाल देश में इस अशांति का कारण क्या है? हमेशा दंगा फसाद और आक्रमणकारी हिंसात्मक जो विरोध है, आंदोलन है, इसका कारण क्या हो जाता है? आइए हम इस विषय में जानने का कोशिश करेंगे। उससे पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। देखिए, नेपाल में 2072 में मधेश आंदोलन हुआ था, जबकि नेपाल का संविधान 2072 उसी समय असोज 3 गति को लागू हुआ था। और मधेशी जो समुदाय है उनको ये मंजूर नहीं था, क्योंकि उन लोगों की जो मांगे थी उस मांग को दबाया गया था। उसमें एक और भी बात थी कि उसमें धर्मनिरपेक्षता को भी निरंतरता दिया गया, जबकि पहले हमारा देश हिंदू राष्ट्र हुआ करता था। उस मुद्दे पर भी भारत की नाराजगी थी। और एक मुद्दा यह भी था कि मधेश वासियों का जो बड़ा सा एक क्षेत्र है नेपाल में, उन लोगों को मत को उन लोगों के साथ में विभेद किया जाता है। इसलिए भी भारत का समर्थन था, लेकिन पूर्ण रूप से उन्होंने कभी नाकाबंदी नहीं किया। नाकाबंदी ये मधेशी लोगों के कारण ही हुआ है। हाँ, ये हम जानते हैं, अगर भारत ने नाकाबंदी किया भी तो क्या हमारे देश नेपाल ने उससे कुछ सीखा या फिर आत्मनिर्भर बनने का कोई प्रयास किया? नहीं। हम आज भी भारत से या फिर किसी तीसरे मुल्क से ही सामानों का निर्यात करते हैं, लेकिन हम अपने देशों में प्रोडक्शन को नहीं बढ़ाते हैं। अपने देश में कुछ ऐसा चीज नहीं बनाते हैं जिसको अन्य देशों में बेच करके इस देश को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। हम अपने नागरिकों को साथ नहीं देते हैं। हमारे देश का अधिकांश युवा विदेशों में पलायन हो रहे हैं। हमारे देश के युवा पढ़ने लिखने के बाद वो लोग विदेशी भाषा सीखने पर मजबूर हो रहे हैं। कोई जापानीज, कोई कोरियन, कोई अमेरिकन, कोई ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए या फिर इंग्लैंड जाने के लिए विदेशी भाषाओं का सहारा ले रहा है, और विदेशी भाषा सीख करके वो अपने देश छोड़ करके पलायन हो रहा है। हमारे देश का जो कृषक लोग है, वो कृषक लोग जो खेती कर रहे हैं, तरकारी फल फूल लगा रहे हैं, उसको रोड पर ला करके फेंक रहे हैं, ताकि हमारे तरकारी का बिक्री वितरण नहीं हो रहा है, हमारे बाजार तक हमारी तरकारियों का पहुंच नहीं जा रहा है, जिस कारण से हमारा ये सब क्षति हो रहा है। भारतीय बाजारों से जो फल फूल लाया जाता है, जो तरकारी लाया जाता है, उस पर भी रोक लगाने की हमारे कृषक लोग मांग करते हैं, ताकि इधर की व्यापार व्यवसाय में बढ़ोतरी हो। तो क्या नेपाल और भारत के संबंध अच्छा है? नेपाल और भारत के संबंधों को हम अच्छा मानते हैं। भले ही कुछ दिनों पहले सीमा विवाद के बारे में कुछ बात हुआ हो, लेकिन हम नेपाल और भारत के बीच के जो लोग हैं उनको यह समझना चाहिए कि हम लोग भू परिवेष्टित देश में रहते हैं, जहां पर हमारा समुद्र से कोई भी जुड़ाव नहीं है। इसलिए हमें भारत पर तो निर्भरता ये रखना ही पड़ेगा। भारत से ही सब सामान आता है और कुछ चीन के ओर से आता है, लेकिन चीन के तरफ विकटता होने के कारण से उधर से उतना हमारा संभव नहीं है। जब 6 महीना का नाकाबंदी हुआ था मधेश आंदोलन के समय में, उस समय पहाड़ी लोगों को भी बहुत ही शास्ति भोगना पड़ा था, और उसी के साथ साथ मधेश के लोगों को भी शास्ति भोगना पड़ा था। क्योंकि जब बंद हड़ताल होता है, जब चक्का जाम होता है, उसमें मधेशी लोगों का भी समस्या होता है। खास करके जो गरीब वर्ग के लोग हैं, जो रिक्शा चलाने वाले लोग हैं, जो मजदूर टाइप के लोग हैं, उन लोगों को समस्या तो होना ही होना है। क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं उनके यहाँ पैसा है, उनके यहाँ पूंजी है, वो लोग अपना खर्चा चला सकते हैं, रह सकते हैं। लेकिन बेचारा उन मजदूरों के बारे में सोचिए, जो आज सुबह में कमा करके जाएगा तो शाम को उसको रोटी मिल पाएगा। लेकिन उन मजदूरों के बारे में हम नहीं सोचते हैं। और सोचिए, एक बात सोचने वाली ये भी बात है कि मधेश का मुद्दा सिर्फ चुनावों के समय में ही क्यों नजर आता है? खास में कहे तो मधेशी लोगों को ही उल्टा धोखा दिया जाता है। जब तक चुनाव ना हो तब तक मधेश की मुद्दा किसी को याद नहीं रहता है।
कई लोगों को शहीद होना पड़ा, और शहीद होने वाले में भी किसी गरीब और मजदूर का ही बेटा रहता है, किसी किसान का ही बेटा रहता है, उसमें किसी बड़े नेता का बेटा हो ही नहीं सकता है। आखिर ये क्यों? क्या ये मधेश के साथ में धोखाबाजी नहीं है? क्या ये मधेश के साथ षड्यंत्र नहीं है? यदि आप राष्ट्रभक्त है, देशभक्त है, तो राष्ट्र को साथ में लेकर के चलते। कोई इस देश को टुकड़ा करना चाहता है, मैं उसके खिलाफ में हूं। इस देश को टुकड़ा नहीं करना चाहिए, लेकिन इस देश के नागरिक होने के कारण इस देश में जो आपका अधिकार मिलना चाहिए, जो आपको इसका अधिकार है, जो आप कर्तव्य करते हैं, कर्तव्य के अनुसार आपका जो अधिकार होना चाहिए वो आपको मिलना चाहिए। मधेशी लोगों का एक कहना है कि मधेश एक स्वायत्त प्रदेश, यानी कि 22 जिला मधेश का एक प्रदेश होना चाहिए, जो कि आज 8 जिला में मात्र सीमित होकर के रह गया है। मधेशी लोगों का यह भी कहना है कि जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र का घोषणा करना, क्योंकि इधर 50% से ऊपर जनसंख्या ज्यादा मधेश में रहती है, लेकिन फिर भी यहां निर्वाचन क्षेत्र कम होने के कारण से संसद तक यहां के लोग नहीं पहुंच पाते हैं। ज्यादा उन लोगों की जनसंख्या नहीं है, ताकि उनकी बहुमत नहीं है, और उनके साथ विभेद किया जाता है। खास करके आप काठमांडू में चले जाइए तो मधेशी और पहाड़ी का विभेद आपको देखने को मिल जाता है। धोती और टोपी के नाम पर भी ये लोग विभेद करते हैं, काले और गोरे के नाम पर भी विभेद करते हैं। आजकल के ये तो देखिए, हिंदू और ईसाइयों का लड़ाई अब चल रहा है, और मधेश में आइए तो हिंदू और मुसलमानों का अब विवाद छिड़ा हुआ है। ये देश में हमेशा अशांति का माहौल बन ही क्यों रहा है? यदि राजनीतिक क्षेत्र वाले लोग चाहे तो मधेश हो, पहाड़ हो या फिर हिमाल हो, चारों ओर शांति हो सकता है, चारों ओर के लोग सुखी से रह सकते हैं। लेकिन एक देश को समेट करके कैसे चलना चाहिए, एक देश की राजनीति को सफल बनाने के लिए स्थिर सरकार के निर्माण कैसे किया जा सके, ताकि देश की पहचान को गौरवान्वित बनाया जा सके, पूरे विश्व में इसका पहचान दिखाया जा सके। ताकि पहले जो राणा शासन में जिस तरह हुआ करता था, या फिर राजाओं के शासन में हुआ करता था, चाहे वो गोपाल वंशी थे, अवीर वंशी थे, मल्ल काल वाले थे या लिच्छवी काल वाले जो भी थे, नेपाल का जितना सौंदर्यता बढ़ाया था, क्या उसी तरह हम आज के जमाने में, आज के समय में क्या नेपाल का उतना गौरव नहीं बढ़ा सकते हैं? हम नेपाली होने का अपना फर्ज निभा ही नहीं रहे। यदि आप नेपाली नागरिक है तो आप संविधान को भी मानते हैं और संविधान के विरुद्ध भी जाते हैं। ये बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक ये राष्ट्र है, तो उसके पालन भी तो आपको करना चाहिए, एक दूसरे से विभेद नहीं करना चाहिए। बजट में भी आता है तो मधेश के क्षेत्रों में बजट कम दिया जाता है और पहाड़ी इलाकों में बजट ज्यादा जाता है। उसका भी इन लोगों में काफी विवाद रहता है कि मधेश के साथ में इतना विभेद किया जाता है। लेकिन एक बात मैं और भी कहना चाहूंगा कि मधेश में जो बजट आता है उसके खर्च करने के लिए आप ही लोग कितना समर्थ नहीं है, ताकि उन पैसों के खर्च ना होने के कारण लैप्स हो जाता है और वो फिर से फिरता चला जाता है। यदि हम अपने मधेश के बारे में कहना चाहे तो हमारे मधेशी नेता में भी ये कमी है, क्योंकि आए हुए पैसों का सही रूप से उपयोग नहीं कर पाते हैं, सही ढंग से खर्च नहीं कर पाते हैं। इस कारण से हमारे ओर बजट भी ज्यादा नहीं दिया जाता है। लेकिन यदि हम अपने मधेश को बनाना चाहे, अपने मधेश को आगे बढ़ाना चाहे तो हम कर सकते हैं, और ये मधेशी नेता को भी सोचना चाहिए। लेकिन जो मधेशी नेता लोग मधेशी जनता को उकसा करके आंदोलनों में लेकर के गए थे, आज वही लोग फिर उन्हीं विपक्ष पार्टी वालों के साथ में मिल गए, उन्हीं लोगों का समर्थन करने लग गए। जो लोग मधेश जिंदाबाद, मधेश सरकार जिंदाबाद की नारा लगा रहे थे और दूसरे लोगों को मुर्दाबाद की नाराबाद लगा रहे थे, आज उन्हीं लोगों के, उन लोगों का समर्थन करना और उनकी पार्टी में प्रवेश करना, यह देश के साथ, मधेश के साथ बहुत एक बड़ी धोखाधड़ी का संकेत दिखाता है। और ऐसा अगर होता है तो आपका मधेश का मांग भी कभी पूरा होने वाला नहीं है, और आपके बीच में जो मधेशी और पहाड़ी के बीच में जो संबंध था, जो एक अच्छा उन लोगों के बीच में मित्रता था, उसको भी आप लोगों ने तोड़ने का कोशिश किया है। कितना अच्छा से मधेश के लोग जाकर के पहाड़ों में काम करते हैं, पहाड़ी लोगों का इधर बिजनेस व्यापार करके मधेश में रहे, लेकिन मधेश और पहाड़ के आंदोलन की स्थिति ऐसी बनी कि मधेशी और पहाड़ी के बीच में और भी ज्यादा दुश्मनी पैदा होने लगा। वो लोग भारत से दुश्मनी करने लग गए, पहाड़ के लोग, इसलिए भारतीय नाकाबंदी का नाम देने लग गए। और उस समय वोट होने वाला था, इसलिए मधेश के क्षेत्रों में मधेशी नेताओं की बाहुल्यता हुई और इन लोगों की भारी बहुमत से जीत हुई। और उधर पहाड़ों में उधर की सरकारों ने
बहुत भारत के नाम पर अपना वोट जमा कर पाया और अपना सीट जोगा पाया। इसलिए वोट का लाभ इन दोनों को मिला, मधेश आंदोलन करने वालों को भी और मधेश की विरोध करने वाले लोगों की। बीच में जो लोग रहे उन लोगों को मत अल्पमत में पड़ गए थे। इसलिए देश की जो स्थिति है, देश को कैसे मजबूत बनाया जाए, देखिए हम भारत का अगर संकेत ले तो चाहे वो उत्तर भारत हो या फिर दक्षिण भारत हो, चाहे वो कश्मीर से हो या फिर कन्याकुमारी से हो, चाहे महाराष्ट्र हो, तेलंगाना हो, तमिलनाडु हो, चाहे जो भी देश के नागरिक हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, वो लोग अपने राष्ट्रीयता के प्रति कितने राष्ट्रभक्ति दिखाते हैं, कितने अपने राष्ट्र के प्रति राष्ट्रवादी बन के रहते हैं, सत्यवादी बन के रहते हैं। कोई कुछ भी करे लेकिन अपने राष्ट्र हित की जब बात आए वो लोग एक हो जाते हैं। वह भारत से भी हम उस राष्ट्रवादिता की परिचय सीख सकते हैं। भारत में चाहे जो लोग भी हो, उधर की साउथ फिल्मों में आप देखिए, चाहे बॉलीवुड फिल्मों में देखिए, उन लोगों की कितना राष्ट्रभक्ति दिखाया जाता है और सच में दिखने को भी मिलता है। उधर के लोग जितना वोट में अपना अच्छा से मन लगा करके जाते हैं कि हमें किसको वोट करना है, किसको नहीं करना है, उतना उत्साह हमारे नेपाल में देखने को नहीं मिलता है। हम खास करके ये कहते हैं कि हमारा नेपाल और भारत का खुला सीमाना है। भारत के जो संस्कृति है वो नेपाल का भी संस्कृति है। नेपाल और भारत खास करके अलग अलग देश भले ही है, लेकिन इसकी संस्कृति, इसकी पहचान एक ही है। हमारे ऋषि मुनियों का ये देश, हमारी संस्कृति, हमारी पहचान भी एक है। हमारी वेद की धर्म, हमारी सनातन संस्कृति की धर्म एक है। इसलिए हमें नेपाल और भारत से विरोध करना ही नहीं चाहिए, लेकिन हमारे नेपाल के बीच में जो मतभेद है उस मतभेदों को हटा करके कैसे हम अपने देश को मजबूत कर सकते हैं, हम अपने देश को कैसे आत्मनिर्भर कर सकते हैं, अपने देश को कैसे पूरे विश्व तक अच्छा दिखा सकते हैं, ताकि यहाँ भ्रष्टाचार मुक्त ये देश हो सके, ताकि इस देश को, युवाओं को पलायन ना होना पड़े। ऐसा देश की स्थिति बनाने के लिए हम सबको मिलकर के चलना चाहिए। मैं यही कहूंगा कि कभी भी आप किसी भी मुद्दे पर विवाद ना करें, किसी भी छुआछूत के माध्यम हो, चाहे वो कुप्रथा के बारे में हो। अगर गलत है तो उसको गलत कहना सीखिए और सही है तो सही कहना सीखिए और देश के हर एक नागरिकों को साथ में लेकर के चलने का प्रयास कीजिए, तभी देश का सुरक्षा हो सकता है और देश आत्मनिर्भर बन सकता है। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्ते, धन्यवाद।